नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम महिला व बाल अपराध के पार्ट 4 पर चर्चा करने जा रहे हैं और इन चर्चाओं में हम कुछ ऐसे तथ्य शामिल करेंगे जो कि करंट से रिलेटेड होंगे और रियल में ये जो करंट है यही वास्तव में आपके एग्जाम की एक थीम कह सकते हो आप इसे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। इसका रिजल्ट मेरे को देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो ये सब आपने किया है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि आपने जिस लक्ष्य को भी डिसाइड कर रखा है वो लक्ष्य आपको मिले। इसके लिए वापस मैं आपका आभार कहना चाहूँगा। एक बात और है, ये जो महिला व बाल अपराध है इसको जो हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल आपके जो सिलेबस के आधार पर है और जहां पर हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है हम वहीं एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आपको कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन में देना है और किसको हमने एक बाहरी स्तर पर देखना है, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको तो पढ़ना है और रिवाइज करना है। तो दोस्तों, ये लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पे शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। एक टेलीग्राम का लिंक है जिसमें आपको टेस्ट से संबंधित बातें मिलती है या इन्फॉर्मेशंस होती है उसके अंदर, और जो दूसरा जो लिंक है वो ऐप का लिंक है जिसमें आप हमारे जो स्टडी मटेरियल चलते हैं, जो राजस्थान का स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा इंडिया जीके का है, वर्ल्ड जीके का है और इन तीनों का मिक्सिंग भी है, वो उपलब्ध करवाया जाता है। वो अपने आप में एक पेड कोर्सेज है, उसको भी उसी तरीके से एक्सप्लेन रूप में लिया जाता है जिस तरीके से हम महिला व बाल अपराध जैसे टॉपिक को ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कई बच्चों को जो डेमो की चाह होती है, तो महिला व बाल अपराध हमारे यही मान लीजिए कि हम किस तरीके से किसी टॉपिक को लेके चलते हैं उसका एक तरीके का एक डेमो है ये। तो दोस्तों, अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हमने तीसरे पार्ट में विविध स्टार्ट किया था। अब विविध में कौन सी नंबरिंग चल रही है ये तो आप देख लें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सबरीमाला मंदिर की घटना। सबरीमाला मंदिर की घटना ये महिलाओं के संबंध में है। आपने ये देखा होगा कि ये जो सबरीमाला मंदिर है इसमें महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है। अब देखिए, यहाँ महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं है तो महिलाओं के अधिकारों का हनन हो गया। अब महिलाओं के अधिकारों का यदि हनन हो गया तो यही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है महिलाओं के अधिकार। तो ऐसे टॉपिक को निकाला जाता है। तो येन केन प्रकरण जो भी करंट में घटनाएं घटित होती है वो आपके एग्जाम में आती है, उसको रिलेटेड कर देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, ये अधिकार पूछ रहा है। ये देखिए, क्या महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं है ये घटना? इसमें ये नहीं कहा गया कि महिला नहीं जाएगी। अब आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि जो केरल का सबरीमाला मंदिर है वो किसका मंदिर है? वहां पे किस आयु वर्ग की महिलाओं का जाना वर्जित है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बात कही है, कब कही? ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। और कितना चर्चित है, मुझे नहीं लगता ये बात आपको बताने की जरूरत है कि ये मामला कितना चर्चित है। लेकिन यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर है। ध्यान रखना, टॉपिक तो इतना बड़ा है कि इसको कितना ही फैलाव दे दो, कोई सीमा नहीं है इसकी, वहां नहीं जाना। क्लियर? जैसे एक मैं आपसे बात कहूं, सबरीमाला मंदिर की जो ये घटना है, पहला तो ये पूछता है ये किसका मंदिर है। अब हमारे सामने तो सबरीमाला दिख रही है लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तो पहली बात तो हम ये करेंगे कि ये किसका मंदिर है।
ये जो है भगवान अयप्पा का मंदिर है। भगवान अयप्पा का मंदिर। अब हमें यह पता लग गया कि यह भगवान अयप्पा का मंदिर है। यहीं से हमें यह कारण निकालना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो इसका कारण यह है कि ये जो भगवान अयप्पा है ये ब्रह्मचारी व तपस्वी माने जाते हैं। अब ब्रह्मचारी और तपस्वी माने जाते हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि महिलाओं का यहां आना वर्जित है। लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे उठेगा, लिखिए, इस कारण से महिलाओं का मासिक धर्म आयु वर्ग में जो आती है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, मासिक धर्म आयु वर्ग में जो आती है, अभी बात करेंगे हम, प्रवेश वर्जित है। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान में रखना कि सभी महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं है। यहां ध्यान रखना, यहां उन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है जो मासिक धर्म आयु वर्ग में आती है, और बकायदा एज भी बताई गई है। ये जो एज बताई गई है ये है 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा, आपसे पूछेगा कि सबरीमाला मंदिर में कौन से आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वो ऑप्शन बना के दे देगा आपको, उसमें से एक दे देगा 10 से 50 आयु वर्ग की। अब बात आती है मासिक धर्म क्या होता है। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, और ये साइंस का टॉपिक होता है। साइंस में हम इसकी बात भी करते हैं, या आपको नॉर्मल बता देता हूं कि ये महिलाओं के जीवन में घटित होने वाली एक घटना है जो कि पर मंथ होती है और गर्भावस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसकी चर्चा हम विज्ञान में करते हैं, यहां इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये वर्जित है। तो ये एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए। अब ये बात आती है कि ये जो सबरीवाला मंदिर इसको बोलते हैं, क्लियर, ये है कहां पर। आप इसको भगवान अयप्पा का मंदिर भी कह सकते हो। ये कहां पर है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। ये केरल में है, हालांकि इसको आप सभी जानते हो, क्लियर। अब हम बात करेंगे, यहां जब प्रवेश वर्जित है तो यहां पर कुछ याचिकाएं लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। तो यहां हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करेंगे। सितंबर 2018। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन था, चर्चा होती थी उसकी। ये डेट आपको याद रखनी है, क्लियर। अब क्या डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस मंदिर में सभी आयु वर्ग की, अब देखो आयु वर्ग आ गया ना, यहां भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, मतलब अन्य आयु वर्ग की महिलाएं प्रवेश कर सकती थी। यहां ये ध्यान रखें, इस मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाएं प्रवेश कर सकती है। अब इसका काफी विरोध भी हुआ, तो उस विरोध के चलते ये काफी चर्चा में रहता है और हर दिन मेरे हिसाब से न्यूज इसके बारे में आती रहती है। तो जो भी अपडेट होगा उसको हम करंट में करते रहेंगे। तो ये सबरीमाला मंदिर के बारे में जानकारी होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। डेट याद रखनी है, ये आयु वर्ग ध्यान रखना है, किसका मंदिर है, कहां है, ये 4 बातें आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है। कोई नई अपडेट आती है, आप जानते हो अखबारों में चर्चा में रहता है, तो हम उसको करंट जीके में कर लेंगे। अब क्या कोई अन्य ऐसे और भी मंदिर है
जो इस प्रकार की एक विशिष्ट बात महिलाओं के संदर्भ में रखते हैं, उन मंदिर की हम बात करेंगे। यहां पर मैं एक राजस्थान के मंदिर की बात करूंगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए अन्य मंदिर। इसमें पहला लिखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये केरल में है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पहली बात तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा, ये इस कारण से जाना जाता है कि इसमें महिलाएं पूजा तो कर सकती है लेकिन मंदिर के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें महिलाएं पूजा तो कर सकती हैं लेकिन मंदिर कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती। मंदिर कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती, ये है। और एक और मजेदार बात बताऊं आपको, महिलाएं यदि इस मंदिर के पास में भी जाएगी, मेरे कहने का मतलब है यदि पूजा करने भी जाएगी तो साड़ी पहनना आवश्यक है। महिलाओं का साड़ी पहनना आवश्यक है। ये कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको जनरली भी ध्यान होनी चाहिए ये। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यदि मैं कहूं तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां है, केरल में। होता क्या है, एग्जामिनर सबरीमाला को पूछते पूछते कई बार पद्मनाभ पर चला जाता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो ध्यान रखें, एक दो मंदिर और है, राजस्थान के मंदिर को आपने ज्यादा तवज्जो देना है। राइट डाउन कीजिए। एक मंदिर का नाम वो लिखिए, जैन मंदिर। ये मध्य प्रदेश में है। इसमें भी सेम ऐसी ही बातें हैं। वेस्टर्न कपड़ों में महिलाएं नहीं जा सकती, मतलब आपको मैं ये बता दूं कि आप जींस टी शर्ट में नहीं जा सकते, कहने का मतलब ये है। एक लाइन लिख दीजिए, इस मंदिर में महिलाएं वेस्टर्न कपड़ों में नहीं जा सकती। अब दोस्तों, इन बातों का मैं विरोध करता हूं। मैं पर्सनल कहूं तो रियल में मैं इनका विरोध करता हूं। क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या है मासिक धर्म सिस्टम में, ऐसा क्या है कि महिलाएं दूषित हो जाती है? क्यों भाई? वो तो परमात्मा का एक जीवन चक्र का एक हिस्सा है, उसको आप दूषित कैसे कह सकते हो? एक तो आप कहते हो कि परमात्मा ने जिस चीज को निर्मित किया है, जिस चीज को निर्मित किया है वह पूजा योग्य है, एक तो हम ये बोलते हैं, फिर हम इसको दूषित कैसे मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। वेस्टर्न कपड़े क्या क्या ये जैन मंदिर है या पद्मनाभ जी का मंदिर है या भगवान अयप्पा जी का मंदिर है, कोई ऐसा कहता है भगवान कि नहीं नहीं वेस्टर्न कपड़ों में नहीं जा सकते? इसका मतलब ये एक अजीब सी बात होती है। मैं पुरजोर विरोध करते हुए इसे एक अशिक्षित समाज की श्रेणी में डालता हूं। बिल्कुल विरोध करते हैं इसका, और खुलकर करते हैं। इसका कोई हैरत नहीं है इसमें, इसका विरोध है ये। क्यों मनाही? दूषित अदूषित हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? परमात्मा सबके लिए है, भगवान सबके लिए, यदि हम मानते हैं तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, मैंने अपनी बात कही, खैर जो भी है। तीसरा लिखिए,
कार्तिकेय मंदिर, ये आपके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। ये पुष्कर में है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये पुष्कर में है। इस मंदिर की खास क्या बात है कि इस मंदिर में जो महिलाएं हैं यदि प्रवेश करती है तो वो शापित हो जाती है। अब इस तरीके का एक आप किंवदंतियां चली हुई है, फैला देते हैं कि इस मंदिर में यदि महिलाएं जाएगी तो शापित हो जाएगी, उसको श्राप लग जाएगा। तो जब ये बातें चलती है तो महिलाएं वैसे ही डर कर नहीं जाती है इसके अंदर। तो ये तो महिलाओं का अपना अलग सिस्टम है भाई। हालांकि शापित करना, ये यदि कोई कहे कि भगवान के दर्शन करने से कोई शापित होता है तो मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है भाई। आपको लगती है ये आप डिसाइड करें। भगवान शापित नहीं करता कभी किसी को, और महिला को क्यों करेगा शापित? महिला का जो निर्माण किया है, जो पुरुष का जो निर्माण किया है, जीव का जो निर्माण किया है, उसने खुद नहीं किया, वो कैसे कह सकता है कि शापित हो जाएगी? कभी नहीं कह सकता। तो ध्यान रखें। ये इस मंदिर में यह मान्यता है कि यदि महिलाएं इसमें प्रवेश करती हैं तो वो शापित हो जाती है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने कुछ मंदिर के संबंध में बातें की है, और भी यदि कोई सिस्टम हमारे सामने बैठा तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कम से कम सबरीमाला मंदिर और ये कार्तिकेय मंदिर जो है इस पर गौर करें। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्तिकेय मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से संबंधित होता है। हो सकता है एग्जामिनर उस सबरीमाला जो कि केरल से रिलेटेड है उसको राजस्थान से रिलेटेड करके इस तरीके की बात करते हैं। तब मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इंपॉर्टेंट का भी अपना एक कारण होता है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट का कोई एग्जामिनर के दिमाग में आया और वही डाल दिया, ऐसा नहीं होता कभी। उसका एक रीजन होता है, उसका एक कारण होता है। कोई भी क्वेश्चन देता है उसका अपना एक रीजन होगा, पर्टिकुलर रीजन होगा उसका। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। 90% रिलेटेड होता है, 10% कोई हो जाए वो एक अलग बात होती है जनरली। और उस 10% में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि वो क्यों पूछा। क्लियर? तो राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं महिलाओं के साथ जो बलात्कार और हत्या की जो घटनाएं घटित होती है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, और इसमें हम गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे और कौन कौन सी घटनाएं एग्जाम के रूप में आ सकती है उनको हम जानेंगे। क्लियर? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। उसकी बात करना चाहूंगा जिसने जनवरी 2020 में इस संबंध में आंकड़े पेश किए हैं, उसकी चर्चा करूंगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये जो आंकड़े इन्होंने प्रेजेंट किए हैं ये किए हैं जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में आंकड़े तो किए हैं इन्होंने, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये वर्ष 2018 को आधार मानकर किए हैं। ये उसको आधार मानकर किए हैं। क्लियर? अब 2021 में यदि आंकड़े आएंगे तो वो 2019 को आधार मानकर करेंगे। इस तरीके से होता है ये। यहां पर इसने क्या बातें कही है
मैं यहां पर रेप और मर्डर इसकी बात करने जा रहा हूं। तो 2018 में जो रेप केस माने हैं इन्होंने और हत्या, इसकी बात करनी है अपने। जो रेप हुए हैं 91 और ये है 80, हत्या 80। और ध्यान रखें ये पर डे है इंडिया में, पर डे इतनी घटनाएं घटित हुई है। ये 2018 को आधार मानकर यदि हम ये बात करें तो ये बाकायदा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं और ये भारत सरकार के द्वारा गठित है। क्लियर? कुछ बातें आपने और ध्यान रखनी है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं के अपराधों के संबंध में, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके आंकड़े जारी करने वाली संस्था कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। तो कौन सा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ध्यान रखें ये। क्लियर? और इस तरीके से ये आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ महिलाओं के अधिकारों की, उनके साथ जो अधिकारों का जो हनन होता है उनकी बात हो रही है। ये एक आपने दर याद रखनी है। लिखिए, स्टार डाल के लिखिए। दुष्कर्म के दोषियों को सजा देने की दर 27.2%। अब आप देखिए, दुष्कर्म के दोषियों को सजा देने की जो दर रही 2018 में 27.2%। और बताएं आपको इससे पहले का 2017 में जो रही ये 32.2%, मतलब कमी हुई है। सजा देने में देरी मान लीजिए या जो घटना घटित हुई है उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की मान लीजिए, जो भी है उसमें कमी हुई है। तो 2018 में दुष्कर्म के दोषियों को सजा देने की दर जो है 27.2% है। ये ध्यान रखना है आपने। और एक जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं में बलात्कार, हत्या या इससे संबंधित जो अपराध होते हैं इनके आंकड़े जारी करने वाली संस्था कौन सी है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब मैं बात करने जा रहा हूं थोड़ी सी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। इसकी जो स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को भारत सरकार के द्वारा। कोई निजी संस्था नहीं है जो कि कम इंपॉर्टेंट हो, ध्यान रखें। इसका जो उद्देश्य था भारतीय पुलिस का आधुनिकीकरण, व आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त बनाना। अब देखिए, आप कहोगे कि सर ये आधुनिकीकरण है, आईटी है, इसका आंकड़ों से क्या लेना देना? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जब कोई आंकड़े ही नहीं होंगे हमारे पास में, जैसे कोई सफलता की दर हमारे पास है ही नहीं, तो हम आधुनिकीकरण किस बात का कर रहे हैं? फिर हम आईटी का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करना, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, भारतीय पुलिस जो भी काम कर रहे हैं, इनको ये बताने का उद्देश्य है कि हमारी नजर में है, हम लोगों को बता रहे हैं आपने ये काम किया है, सुधार कीजिए। या फिर हम यदि ये सुधार करती है या इसके कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देखने को मिलता है तो हम प्रशंसा करते हैं, सिंपल सी बात है। और यदि काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो देना पड़ेगा। आइए, इसका जो हेड ऑफिस है ये है दिल्ली, और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये है रामफल पंवार, इसके अध्यक्ष है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में ऐसी झलकियां मैंने कई बार देखी है। ये जो रिकॉर्ड ब्यूरो है ये होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, ध्यान रखना, इसके अंदर है, ये गृह मंत्रालय के अधीन है ये। क्लियर? आइए, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में इतनी बात काफी है।
भारतीय पुलिस का आधुनिकीकरण करना, उसको आईटी से जोड़कर उसको और ज़्यादा एम्पावर्ड करना, ये इसका उद्देश्य है। जो क्वेश्चन आपके वो स्थापना पूछी जा सकती है और जो अध्यक्ष है ये पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो। उसके बाद में भारत में जो रेप केस से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जो ज़्यादा चर्चा में रही, जो आपके एग्जाम में आने की उम्मीद रखती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक बार राइट डाउन कीजिए। अब देखिए, रेप केस से संबंधित जो भी मामले आए तो बेहिजक हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो सबसे जघन्य अपराध निर्भया कांड ये था। और इसको हमें थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। और डिटेल में करने का कारण ये भी बता दूं, ये वर्ल्ड लेवल पर चर्चा में रहा था। हालांकि और भी कई घटनाएं घटित हुई है, वो भी चर्चा में रही जघन्य अपराध के कारण। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से निर्भया फंड बनाया गया और इसको अपने आप में एक काफ़ी हाईलाइट हुआ था ये मामला, तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है और 2020 में ये चर्चा में भी रहा। महत्वपूर्ण बात सबसे ये है। तो हेडिंग डाल दीजिए निर्भया कांड। ये दिल्ली में हुए गैंग रेप की घटना से संबंधित है। घटना से संबंधित है। यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये घटना कब घटित हुई। इस टाइप की डेट आपसे पूछी जा सकती है। 16 दिसंबर 2012 को यह घटना घटित हुई। एक डेट तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में निर्भया, जो कि एक काल्पनिक नाम है, इसको सिंगापुर ले जाया गया। वहां पर एक अस्पताल में इनकी मृत्यु होगी। एक इनकी मृत्यु की डेट आपको याद रखनी है, 29 दिसंबर 2012। निर्भया की मृत्यु स्थान था माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल, सिंगापुर। आप नॉर्मली यदि ये याद रख लोगे कि सिंगापुर में मृत्यु हुई थी तो भी ये आपका काम चल जाएगा। तो सिंगापुर में निर्भया की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में एक, यदि हम कहें कि इन्हें फांसी की सजा कब सुनाई गई, 13 सितंबर 2013 को आरोपियों को फांसी। आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। यहां फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि फांसी की कब दी गई ये डेट अलग है। इसके बाद में कई घटनाक्रम चले, डेथ वारंट जारी किया गया। वहां पर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीच की घटनाएं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां मैं आपसे कहूंगा कि ये जो आरोपी थे ये कुल 6 थे, 6 आरोपी थे, जिसमें एक राम सिंह था, इसने खुदकुशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी इसने। दूसरा एक नाबालिग था, इसे सुधार गृह भेजा गया। अब जो तीसरे थे
अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा। इन चारों को फांसी हुई थी। अब आपने ये ध्यान रखना है इनको फांसी कब हुई, ये डेट याद रखनी है। तो इसमें डेट महत्वपूर्ण है। 20 मार्च 2020 को इनको फांसी हुई, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और इनको जो फांसी हुई थी ये स्थान था तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में इनको फांसी हुई, दिल्ली में है ये। और तिहाड़ जेल के बारे में आपको बता दूं, ये दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है, सबसे बड़ा जेल है ये। तो इस टाइप के आपके इसके अंदर क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, ये तो हो गई इस गैंगरेप की घटना से संबंधित जो डेट है वो कौन कौन सी आपके एग्जाम में आ सकती है। अब मैं बात करूंगा कि सरकार ने फिर इसके लिए क्या किया, क्या बदलाव किया। तो एक कानून में बदलाव किया था, उस कानून की मैं बात करने जा रहा हूं। रेप मामलों में कानून पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित समिति है। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इस घटना के बाद में भारत सरकार ने रेप मामलों के कानून को और कठोर बनाने के लिए या उनमें परिवर्तन करने के लिए एक समिति गठित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस JS वर्मा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये समिति गठित की गई थी और इसमें जो अध्यक्ष थे ये थे जस्टिस JS वर्मा। ये तो नाम याद रखना ही रखना है, नाम है ही। और 2 सदस्य थे इसमें, एक महिला थी जस्टिस लीला सेठ और दूसरे थे गोपाल सुब्रमण्यम। ये नाम आपने याद रखना है। अब देखिए, इन्होंने अपनी सिफारिशें थी, काफ़ी पेजों की सिफारिशें थी, वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिफारिशों का परिणाम क्या रहा, उन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने क्या कदम उठाया, महत्वपूर्ण ये होता है। आइए, सिफारिशों का परिणाम। इस समिति ने जो सिफारिशें दी उनका परिणाम क्या रहा, अब मैं इसकी बात करूंगा। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं इसके परिणामों पर चर्चा करूंगा। पहला लिखिए, आईपीसी की धारा 181 व 182 में बदलाव करते हुए एक अध्यादेश जारी किया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस
और ये किया गया था 3 फरवरी 2013 को। ये डेट भी आपने याद रखना है। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि यदि बलात्कार के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है या वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाती है तो उसके लिए दोषियों को फांसी दी जा सकती है। ये अपराध की जघन्यता पर भी डिपेंड करता है। एक लाइन लिख लीजिए, इसके तहत यदि बलात्कार के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है या मरणासन स्थिति में पहुंच जाती है, मतलब मरने जैसी स्थिति, तो दोषियों को फांसी दी जा सकती है। दोषियों को फांसी दी जा सकती है, ये बात हुई सारी। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ये निर्भया कांड के बाद में आया था। उसी को देखते हुए जे.एस. वर्मा समिति गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट समिति है, ध्यान रखना। इसकी सिफारिशों के आधार पर यह बात आई। और फिर अभी मैंने आपको बताया था कि एक नाबालिग को सुधार गृह भेजा गया, उस संबंध में भी एक एक्ट हमारे सामने आया था, उसकी भी बात करना चाहूंगा। दूसरा लिखिए, जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015। इसमें यह कहा गया कि यदि 16 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो उसको अडल्ट मानकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक लाइन लिखिए, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि 16 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो उसे अडल्ट मानकर उस पर मुकदमा चलाया जाए। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक्ट था, 2015 में हमारे सामने आया। आप जानते हो भारत में जो अडल्ट का निर्धारण होता है 18 वर्ष से होता है, उसको अडल्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ ये बात कही गई कि यदि 16 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, 16 साल है जिसकी उम्र, वो भी यदि जघन्य अपराध करता है तो उसे अडल्ट मानकर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्लियर? तो ये दो एक्ट आपने ध्यान रखने हैं, एक ऑर्डिनेंस के रूप में है और एक बिल के रूप में है। राइट डाउन कीजिए इसको। इसको थोड़ा सा एक लाइन, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति, 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति, शब्दों को समझ लेना थोड़ा। 16 वर्ष का भी आता है और इससे अधिक उम्र का तो आता ही आता है। क्लियर? अब देखिए,
इस निर्भया कांड के अलावा और भी कई रेप केस थे जो चर्चा में रहे। आपको उनकी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। मैं उनकी बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, जिसमें जैसे उन्नाव रेप केस, ये काफ़ी चर्चा में रहा। लिखिए उन्नाव रेप केस। चार जून 2017, ये इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो बनती है, ये उन्नाव का संबंध किससे है? ये उन्नाव यूपी से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो उन्नाव रेप केस का मामला चर्चा में रहा, उसका संबंध भारत के किस राज्य से है? इस तरीके से बनता है और डेट पूछी जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। भाजपा के एक नेता है कुलदीप सेंगर, उनका नाम इसमें आया था, तब ये चर्चा में रहा था। एक लाइन लिख दीजिए। एक तो इसकी जांच जो है सीबीआई ने की थी। सीबीआई के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। बीजेपी के नेता कुलदीप सेंगर का नाम सामने आया। अब क्या क्या घटनाएं घटित हुई? इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इस जिसका रेप हुआ था उसके पिता की पुलिस लॉकअप में मृत्यु हो गई थी। इस तरह की कुछ बातें हुई थी, वहां तक आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि सितंबर 2019 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है, बस आपने इतना ही ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बातें आती हैं। दूसरा जो मामला है, दूसरा है कठुआ बलात्कार मामला या रेप केस कह दीजिए। इसमें 8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और हत्या की गई, इससे रिलेटेड है ये डेट याद रखनी है, जनवरी 2018। और ये जो कठुआ है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये लिख दीजिए, 8 वर्ष की बच्ची से रेप व हत्या का मामला। और लास्ट लिखिए हैदराबाद रेप केस। ये भी बहुत चर्चा में रहा था। डेट याद रखनी है आपने, 27 नवंबर 2019 हैदराबाद का मामला है, जानते ही हो। पशु चिकित्सक महिला से रेप हुआ था ये, और बाद में उसको जला दिया गया था। इस घटना के बाद में 5 दिसंबर 2019 को आरोपियों को पुलिस ने गोली मार दी थी। पुलिस ने गोली मारी, वो जब भाग रहे थे तो उनको गोली मारी। तो इस इनकाउंटर की भी जांच हुई, चल रहा है, विरोध हुआ। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो आपने डेट याद रखनी है और इनका संबंध किस राज्य से है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने महिला व बाल अधिकार के संबंध में रेप केस से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बन सकते थे उसको हमने जानने का प्रयास किया। इसके अलावा मंदिर से संबंधित जो महिलाओं के अधिकार होते हैं वो कौन कौन से चर्चा में रहे, उन पर हमने बात की। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप ज़रूर अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।